मेरे बाबूजी ठीक हो गए तो दूसरे के बाबूजी भी ठीक होने चाहिए। तो हमको एक चीज ऑफर करनी है, एक पैरेलल एक सॉल्यूशन देना है। जब सॉल्यूशन देंगे तभी वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, नहीं तो नहीं। अपनी चीज को छोड़ते बड़ा, अपना धर्म, अपनी जाति, अपना घर, अपनी विद्या, अपने कपड़े, अपनी चीजों को संपत्ति, अपना डेजिग्नेशन, अपना पद छोड़ते बड़ी दिक्कत होती। कितने मंत्री हट जाते लेकिन मकान नहीं छोड़ते, बड़ी मुश्किल से उनको पीडब्ल्यूडी वालों को निकलवाना पड़ता है, तो वो दिक्कत होती है। ऐसे ही मेडिकल साइंस में जो आज कन्वेंशनल मेथड है उसको छोड़ते छोड़ते थोड़ा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम कोई सिस्टम नहीं देंगे, कोई हम ऑप्शन नहीं देंगे, यदि एक ही आंसर है, यदि किसी प्रश्न का एक ही उत्तर है, तो आप उसी पे टिक ना करोगे, क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। बट इफ यू हैव मल्टीपल चॉइस, डेफिनेटली यू आर यू कैन स्विच ओवर टू अनदर वन। ठीक है, तो स्विच ओवर करने के लिए जस्ट वी आर ऑफरिंग द मर्मा साइंस एंड अदर मेडिकल साइंसेज फॉर स्विचिंग ओवर टू दीज साइंसेज। In the present situation where the whole medical science is away from the reach of a common man, सुबह भी हम लोगों ने बताया, आपने उसमें सुबह डिस्कस किया कि एक सामान्य व्यक्ति चिकित्सा किसी हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में जाने से घबराता। हमारे यहाँ क्वैक्स क्यों चलते हैं? वाई देयर आर क्वैक्स इन इंडिया? हम इसकी आपने कभी सोचा है कि क्यों क्वैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं? जितना हम लोग परिश्रम करते हैं उससे ज्यादा हमारे क्वैक्स बढ़ते चले जाते। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास सस्ते में छोटी चिकित्सा सुलभ है, और हम सोचते हैं कि यदि हम अस्पताल में चले गए तो हम उसके चक्कर में ऐसे फंसेंगे कि हम उससे निकल नहीं सकेंगे। एक इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इन्वेस्टिगेशन, तीसरा इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ये उसको वहां रेफर करेगा, फिर उससे उसको रेफर करेगा। कान की बीमारी हुई, उसने दवाई दी, पेट खराब हो गया, उसने फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में रेफर कर दिया, फिर उसने एंडोस्कोपी की, एंडोस्कोपी करने के बाद दवाई दी, दवाई से हमारे पेशाब में जलन हो गई, फिर उसने नेफ्रोलॉजी में रेफर किया, नेफ्रोलॉजी की दवाई खाते खाते हमारे खून बनना बंद हो गया, उसने हिमेटोलॉजी में रेफर किया। वो चक्कर गिननी बन जाएगा, ठीक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम लोगों का कंसेप्ट है वो इट इज वेरी टेरेबल टेरेबल टेरेबल। डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि वट एवर वी आर इन द हॉस्पिटल इट इज टेरेबल। मैं भी जो हम भी जो है कि हम भी उसके माध्यम से बने हैं। यदि हम इफ वी आर ए पार्ट ऑफ द होल मेडिकल सिस्टम के तौर पर हमें वैसे ही काम करना, लेकिन यदि हम उससे अलग सोचते हैं तो हम दूसरी चीजों को सोचने पे मजबूर होते हैं। एंड कॉमन मैन ड्यू टू एक्सपेंसिवनेस और इसके दूसरे हेजर्स, एक्सपेंसिवनेस तो है, दूसरे इसके हेजर्स भी बहुत है मेडिकल जो एलोपैथिक मेडिसिन है या आयुर्वेदिक भी बहुत सारी मेडिसिन है। रस योग या हीरे की भस्म यदि हम कुछ किसी को खिलाएंगे तो इट इज वेरी कॉस्टली। यदि एक टीबी के मरीज का आयुर्वेद की पद्धति तो कम से कम 500 रुपया प्रतिदिन की दवा खानी पड़ती है। अभी तो सोने के रेट बढ़ गए तो और बढ़ गई है दवाई का रेट। और यदि हम एलोपैथिक दवाई से ये ट्रीटमेंट करते हैं तो 15 से 20 रुपए में हमारी AKT4 आ जाती है। तो ये नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसके पैसे ज्यादा। गरीब आदमी ना तो वो खरीद सकता है, ना वो खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में कि जस्ट वी हैव टू ऑफर समथिंग एल्स, और इसमें जो हेजर्स है वो एक्सपेंसिवनेस है, दोनों को चेंज करनी है। एंड इट वाज डिसाइडेड टू टेक द प्रिविलेज टू मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ मर्मा साइंस एंड मर्मा साइंस। सोचा कि हम लोगों ने सोचा कि भाई कोई ऐसा सिस्टम हम लोगों के पास होना चाहिए कि विच इज मोर फ्रेंडली, मोर एक्सेप्टेबल विदाउट एनी एंड इट शुड बी चीप और रादर यू कैन से इट इज फ्री। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। Just you can say, being a untouched method of healing, it is untouched method. अभी तक इसके माध्यम से चिकित्सा नहीं हो रही, तो ये क्या बिना, जिसको कहते हैं हम बिना छुआ हुआ, अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। Being an untouched method of healing, more and more working hands are needed. ज्यादा से ज्यादा आदमी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हैंड चाहिए जो इसको कर सके। एंड टू स्प्रेड द नॉलेज एंड द बेनिफिट्स ऑफ दिस साइंस को बताने के लिए, लोगों को इसको हेल्प देने के लिए। यदि हम भाई इस दिल्ली के किसी व्यक्ति को मैं यदि कहूं कि भाई आपकी बीमारी मर्म चिकित्सा से ठीक हो सकती है एंड ही इज नॉट एबल टू कम टू हरिद्वार, तो हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प हिम? नहीं कर सकते। हम सिर्फ मुंह जवानी गाल बजाते रहे, कुछ कोई फायदा नहीं। मर्म चिकित्सा में भले ही कितनी कोई चीज, कितनी ताकत है, लेकिन यदि हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते तो हमारी ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो व्यर्थ। तो वो एक्सरसाइज कब पूरी होगी? जब हम स्किल्ड पर्सन को वो स्किल्ड पर्सन वहां तक जाएंगे। कब जाएंगे? जब वो उसको सीख लेंगे। तो द सेम वे द नॉलेज
शुड बी टू स्प्रेड द नॉलेज और बेनिफिट ऑफ दिस साइंस को हमको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। और इसमें हम कहते हैं द टीचिंग, ट्रेनिंग एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, these three things are very important. Teaching, training and confidence building. So confidence building in the science is the need of the hour. देखिए confidence building का मतलब क्या? गुड़ मीठा होता है। हमने आपको उसकी स्लाइड दिखाई कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ की फोटो दिखाई, गुड़ बनता कैसे है, सारी चीज दिखाई, गन्ना भी दिखाया, उसका रेट भी बता दिया, उसका केमिकल कंपोजिशन भी बता दिया, लेकिन हमने उसको खाने के लिए नहीं दिया। तो क्या है इसका मतलब? बेईमानी है, सारा प्रोसेस बेईमानी। ठीक, इन सेम वे इफ वी आर नॉट डूइंग द टीचिंग, ट्रेनिंग एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन दिस साइंस, तो सारा का सारा हम लोग मतलब हम लोगों का जीवन व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। इसको कहने से भी कोई फायदा नहीं। यदि हम इसको दूसरों को न बता सके या दूसरों को कुछ कर न सके तो हमें कहने का भी अधिकार नहीं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस हमने देखा है कि गुड़ बहुत मीठा होता है, गुड़ बहुत मीठा होता है, और गलती से किसी ने उसकी जगह नमक की डली भी रखी है, गुड़ भी रखा है, उसने किसी ने नमक की डली मुंह में डाल दी, तो वो तुरंत फूक के कहेगा कि ये तो बेवकूफ है, झूठ बोलता है कि गुड़ मीठा होता। बस उसमें गलती ना तो हमारी है ना उसकी गलती से गुड़। तो क्या होता? ऐसी चीज क्या है, उसको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक उसको अच्छे रूप में गुड़ नहीं मिलेगा। ठीक, तो गुड़ के एक्सपीरियंस को करे तो कहते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम है। तो उसमें क्या होगा? जब तक आप अपने ऊपर इस मर्म चिकित्सा को अनुभव नहीं कर लेते या अपने सामने नहीं देख लेते, तब तक आप इसको भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे शरीर में पावर फीलिंग है, हम इसको दबाएंगे तो ये ठीक होगा। ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं? जस्ट रिट्रोगेट वे में जस्ट वी आर स्टार्टिंग कि वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम इनिशियली, एंड आफ्टर दैट जस्ट वी हैव टू गो फॉर द टीचिंग एंड द ट्रेनिंग। तो मरीज को पहले दिखाते हैं कि देखो कमर में, आपको बहुत सारे लोग आते हैं तो उसमें किसी को कमर में दर्द है, किसी को पोलियो। एक बच्ची के पैर में मैं देख रहा था कि एक बच्ची के पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, एक कोई हमारी इसमें कोई स्टूडेंट है उसके पैर में किसी की दिक्कत है। किस बच्ची के पैर में दिक्कत है? एक पैर में पोलियो है किसी के बच्चे के, हाँ वो सुबह थी बच्ची, तो उसको हम हेल्प यदि कर सकते हैं आपके सामने, उसको यदि आप देखें कि उसका पैर नहीं उठता और उसके बाद वो पैर उठने लगता है, तो आपको लगेगा कि जब इसका उठ सकता है तो और किसी का भी उठ सकता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल ट्रेनिंग प्रोसेस। एंड उसको हम कंक्लूजन में क्या करते हैं कि द मर्म साइंस इज द इंस्टेंट, परमानेंट, natural, non-invasive way of healing. It is instant. Instant means it gives response within couple of seconds. 1 मिनट में 2 मिनट के बाद आदमी कहता है कि मेरे कमर का दर्द ठीक है, मेरे पैर का दर्द ठीक है, मेरा हाथ उठने लगा, मुझे आंख मेरी पलक गिर गई थी, पलक ठीक होने लगी, मेरी गर्दन नहीं हिलती थी, गर्दन हिलने लगी। It means it is instant. Second one is it is permanent. It gives permanent response. ये नहीं कि हमने थोड़ी देर के लिए किया, थोड़ी देर के लिए आई मास्क किया, थोड़ी देर के लिए आपको लगा हाँ कुछ ठीक है, उसके बाद फिर वो दोबारा सो गया। ऐसा नहीं। इट गिव्स द परमानेंट रिस्पॉन्स। इफ यू आर रिपीटिंग इट, रिपीटेडली कर रहे हैं तो क्या है? ये परमानेंट रिस्पॉन्स होता है। एंड थर्ड वन इट इज नेचुरल। इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं, इसमें कोई अप्लायंसेस की जरूरत नहीं, किसी आर्टिफिशियल टेक्निक की जरूरत नहीं, किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं, किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं। द होल थिंग इज नेचुरल। सारा का सारा ये नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज इट इज नेचुरल। जो पावर ऑफ हीलिंग है इज इनहेरेंट इन द ह्यूमन बॉडी, एंड बिकॉज इट सक्सीड इन कंजर्विंग मेनी ऑफ द हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज ऑफ इट्स एडियरेंस। इसके साथ साथ फायदा बहुत होता है। देखिए मर्म चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो पहले हमें नेचर पे भरोसा खुद मुझे भी नहीं होता था, ठीक है, भगवान पे भरोसा नहीं होता। फिर देखा कि भाई किसी व्यक्ति का पैर 40 साल से नहीं उठता था, 40 साल के बाद मर्म चिकित्सा की तो उसके पैर में मूवमेंट आ गई। तो क्या किसकी ताकत से आई? मेरी ताकत से नहीं आई, या इसकी ताकत से भी नहीं आई जिसका मरीज था, क्योंकि 40 साल से तो चल नहीं सकता। ये ताकत आई तो कहा? इसका मतलब इट वाज द इनहेरेंट पावर बाय गिवन बाय द नेचर ऑफ द गॉड। तो भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा ये हम लोगों को लगती है, और उसके बाद हमारी मॉरल वैल्यूज ये होती है कि भाई निश्चित रूप से यदि मैं ठीक हुआ, मेरा कोई नियर एंड डियर ठीक हुआ, तो दूसरे भी ठीक होने चाहिए, ये भावना हम लोगों में आती है। तो ये क्या है कि हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज ये पर आधारित है, इससे प्रेरित होती है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये फिर क्या करता है? ये कामनेस, करने वाले के लिए भी कराने वाले के लिए, ये दोनों बेनिफिट किसके लिए? जो बैंक से लोन ले रहा है उसके लिए भी,
जो लोन दे रहा है उसके लिए, तो ये कामनेस, जो ठीक होगा उसको भी कामनेस होगी, और जो ठीक कर रहा है जिसके माध्यम से ठीक हो रहा, कर नहीं रहे आप, यू आर नॉट सपोज टू ट्रीट, हम ठीक नहीं कर रहे, ठीक तो ऊपर वाले की कृपा से हो रहा, लेकिन जब ठीक हो रहा है तो हमें भी शांति मिलती है, सेल्फ कंट्रोल आता है अपने में, सेल्फ हीलिंग होती है, रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन किस सेंस का कि ये एक ऐसा सिस्टम भगवान ने हमारे शरीर में दिया है कि जिसको हम जानते नहीं, लेकिन इट इज विद इन अस, ये हमारे अंदर है, उसका रियलाइजेशन होता है, एंड अल्टीमेटली देयर इज हैप्पीनेस, खुशी होती है कि भाई ये ठीक हो गया, ये देखो ये चलने लगा। जैसे कल मैंने आपको उस बच्ची का फोटो दिखाया, कल मैं जहां खड़ा था शाम को, तो उसके पिताजी का फोन आया जम्मू से कि बच्ची की गर्दन 1 इंच बढ़ गई है और बच्ची गर्दन हिला सकती है, तो उसमें अंदर से जो प्रसन्नता होती है उसको आप जस्ट यू कैनॉट कंपेयर विद एनी, उसको पैसे से नहीं तोड़ सकते, किसी और चीज से नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या है, एंड डज मच टू प्रिवेंट द सफरिंग एंड सॉरो, ये रोगों को, दुख को दूर करने का एक साधन हो सकता है, एंड द रियलाइजेशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द हीलिंग पावर ऑफ मर्म थेरेपी is an experience which is super ideational। आप ये देखिए कि एक्सपीरियंस ही होता, और उस एक्सपीरियंस को आप महसूस कर सकते हो, किसी को शेयर नहीं कर सकते। जब आप अपने पे अनुभव करेंगे, वो बच्चा पैर रख के जिस दिन चला है, एक बच्चा हमारे पास है, दिल्ली में हम लोगों ने एक सेमिनार किया भारतीय विद्या भवन में, वो बच्चा बैठ नहीं सकता था, तो जब बैठ नहीं सकता था तो हमने कहा उसको देखा जाए, उनकी मदर हमारे साथ आई हुई है, वो बच्चा बैठ नहीं सकता था, मैं उसको बैठाने लगा तो ये मुझे बीच में इंटरप्ट किया इन्होंने, नहीं ये बैठ नहीं सकता, मैंने उनको थोड़ा सा कठिन शब्दों में कहा कि आप थोड़ी देर अलग हो जाइए, मुझे देख लेने दीजिए, क्योंकि मुझे पता था ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो सकता। हम लोगों ने उसको वहीं पे 30 सेकंड के लिए मर्म चिकित्सा दी, और उसके बाद बच्चा पूरे हॉल में जगह जगह बैठा, क्योंकि वो पहली बार बैठा। ठीक है, तो वो आनंद, वो अनुभव किसी दूसरी चीज से नहीं हो सकता। जो खुशी हम लोगों को उससे मिलती है वो मैचनेस है, उसको हम किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी चीज से। आप कहें कि रसगुल्ला खा के खुशी को भुला दीजिए ना, आप 10-20 लाख रुपए से उसको कंपेयर कर लीजिए तो नहीं, आप किसी बड़े पद से उसको कंपेयर कर लीजिए तो नहीं, आप किसी ठंडी हवा के झोंके से उसको कंपेयर कर लीजिए तो नहीं। तो वो जो ब्लिस है, जो आनंद है, जो उस चीज को देखने के बाद वो किसी चीज से ठीक नहीं हो सकता, तो उसको रियलाइजेशन है, रिकॉग्निशन है, और सेल्फ पावर हीलिंग है कि उसमें ये लगता है कि भाई क्या भगवान ने कितना चमत्कार, कितनी दया हम लोगों के ऊपर की है, जो हमारे पास ऐसी पावर दी है। एंड देयर इज नो वर्ड which can be employed to designate the scope and prospects of मर्म थेरेपी। यदि मैं आपसे कहूं कि इन चीजों में मर्म चिकित्सा काम करती है, तो ये मेरी भूल होगी, मेरी गलती हो। मर्म चिकित्सा क्या क्या कर सकती है मैं भी नहीं बता सकता, और 25 वर्ष तो मुझे ऐसे लगे, यदि 25 जीवन भी लगेंगे तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये क्या मर्म चिकित्सा कर सकती है। नाउ द ब्रिजिंग अक्रॉस द टाइम इन दिस वे, नॉन मेडिसिनल, नॉन सर्जिकल ऑप्शन ऑफ हीलिंग in terms of मर्म विज्ञान was incorporated in the spiritual practices। इनको क्या किया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी उनमें इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया। कैसे इनकॉर्पोरेट कर दिया, जब भी हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, अंगन्यास करन्यास करते हैं, कभी यहाँ छूते हैं कभी यहाँ छूते हैं। तो आजकल क्या, हमने पंडित जी को 100 रुपया दिया, पंडित जी ने अपने ऊपर ऐसे ऐसे किया और हम बैठ गए, हमने कहा पंडित जी ने काम कर लिया, खेल खत्म, पैसा आ जाए। तो वो नहीं था। ये 3 बार की जाने वाली जो प्रैक्टिसेस थी त्रिकाल संध्या के रूप में, जो हम लोग प्रतिदिन करते थे, वो मर्म चिकित्सा हुआ करती थी। उसमें लिखा कि मर्माणी से मर्माच्छादया, तो मर्म का आच्छादन किसी भी पूजा करने से पहले, मर्म का आच्छादन किसी यज्ञ हवन करने से पहले मर्म का आच्छादन किया जाए। उन्हीं मर्म के आच्छादन को इसलिए लिखा गया था क्योंकि हम रोज 3 बार करेंगे तो 3 बार अपने लिए उनको स्पर्श करेंगे, उनको दबाएंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमने उसको पूजा का एक हिस्सा लेके अलग कर दिया, उसको अपने जीवन में उसको उतारा नहीं, तो वहीं गड़बड़। वहीं से हम लोगों ने इसको दोबारा वापस ले आए। हम लोगों को पता लगा कि भाई ये ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो उनको हमने करना शुरू किया तो उसके बेनिफिट मिले, तो ये कंसीव हो गई कि भाई ये चीज है। एंड मर्मा साइंस वाज कंसीव टू बी बियॉन्ड ऑल डेफिनेशन। इसको किसी परिभाषा में आप बांध नहीं सकते कि क्या क्या हम लोग इससे कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसको हम ये मान के चलते कि ये बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि the previously yoga was the means of achieving the spiritual gain। हम क्या समाधि के लिए करते थे कि भाई इससे मोक्ष मिल जाएगा, इससे समाधि हो जाएगी, इससे ध्यान है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये वाले कामों के लिए होता। आज हम क्या कर रहे हैं,
ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, और उससे हेल्थ प्रमोशन कर रहे हैं, मास स्केल पे कर रहे हैं। तो योगा among these masses is the best way to combat most of the diseases from the men suffer, जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो बीमारियां हैं। यदि किसी को हाइपरटेंशन है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई योग कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। डायबिटीज है तो मंडूकासन कर लेते हैं, डायबिटीज है तो मयूरासन कर लेते हैं, पेट खराब है वज्रासन कर लेते हैं। तो ये ऐसे अब हम लोगों ने इसका उपयोग किस चीज में करना शुरू किया, हेल्थ प्रमोशन के लिए करना शुरू। इन द सेम वे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मर्मा थेरेपी में हेल्प इन डिफरेंट मेडिकल एंड सर्जिकल रीजन्स इन मेनी वेज। इसी ढंग से हम मर्म चिकित्सा का उपयोग किसमें कर सकते हैं, बहुत सारी सर्जिकल नॉन सर्जिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का बात है। अब इसके बाद द ओल्डेस्ट हिडन ट्रेजर ऑफ वैदिक मेडिकल जो साइंस है, इसके लिए इसमें क्या है कि जितने भी गुप्त विद्या उसमें बहुत सारी गुप्त विद्याएं थी। उसमें उड़ने की कला, छोटे होने की कला, बड़े होने की कला, गायब होने की कला, बहुत सारी थी। ठीक है, त्रिलोक गमन की कला, यहां से हम मन की गति से तेज हम किसी के भावों को पढ़ने की कला, कि हम कोई हमारे सामने आ जाए हम उसके मन के भाव को पढ़ लें कि वो क्या सोच रहा है। ठीक, तो वो सारी की सारी चीजें, जैसे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो नरसिम्हा राव जी विदेश मंत्री थे और वो 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। जब भी वो उनके साथ जाते थे तो वो पहले राजीव गांधी को बता देते थे ये क्या कह रहे हैं। राजीव गांधी के पास पहले से जवाब होता था उनके पास। तो ऐसा यदि कोई चीज होती हो तो वो सब सारी चीजें हो सकती है। तो ये गुप्त विद्याएं जितनी थी वो दूसरे के मनोभाव को जानने की, ऐसे ही मर्म साइंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस हिडन ट्रेजर्स एंड द ह्यूमन बॉडी इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भी हम किससे करेंगे, हेल्थ से करेंगे। अर्थ, पैसा कैसे कमाएंगे, तो इसकी एक परिभाषा और है, धर्म पूर्वक अर्थ कमाकर मोक्ष की कामना से हम यदि जिए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिभाषा है। क्या क्या करना हमें, धर्म पूर्वक अर्थ कमाना है। पैसा कैसे कमाना है, धर्म पूर्वक। कामना किसकी करनी है, मोक्ष की, लिबरेशन की। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ये नहीं कि हम उसको उस ढंग से, तो धर्म पूर्वक अर्थ कमा के मोक्ष की कामना में हम अपने जीवन को लगाएं। यही मर्म चिकित्सा का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, ये चारों चीजें क्योंकि आरोग्य के अधीन है। हम मर्म चिकित्सा से ठीक हुए व्यक्ति किसी वो पड़ोसी का सिर फोड़ दे, ठीक, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं उठता, ठीक, हाथ नहीं उठता, फ्रोजन शोल्डर है, वो क्यों ठीक होना चाहता है, एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, एक यही है, उसकी किसी से झगड़ा था, वो भी हमसे बहुत दिनों से परिचित था। कहने लगे डॉक्टर साहब मेरा हाथ ठीक कर दो, उसको गोली मार दूंगा मैं 10। तो मैंने कहा मर्म चिकित्सा का काम है कि उसको तो गोली मारने के लिए हमें से तैयार करना, ऐसा नहीं है। तो उसमें ये सारी की सारी चीजें इसीलिए है, मर्म चिकित्सा का उद्देश्य कभी ये नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि धर्मपूर्वक अर्थ कमाइए और मोक्ष की कामना से इसको कीजिए, ये मर्म चिकित्सा का उद्देश्य। इसलिए इस उद्देश्य को समझने के बाद हम कभी ये नहीं कहते, मेडिकल साइंस हम लोग पूछते क्यों, वाई यू आर बिकमिंग ए डॉक्टर, क्यों बन रहे हैं, कह रहे इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत धन है, इसमें हम अमेरिका चले जाएंगे, इसमें ये हो जाएगा, हम गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे, हमारे यहाँ क्लिनिक पे लाइन लगी रहेगी, मैं बड़ा नर्सिंग होम खोलूंगा, मैं अस्पताल खोलूँ, दीज आर दें। लेकिन हम लोगों का एम इट इज इंटायरली डिफरेंट। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो हम बात कहते हैं वो इसी रेफरेंस में है। और सब मर्म चिकित्सा सीखने वालों को सारी चीजें जाननी चाहिए और माननी भी चाहिए। एंड ह्यूमन बॉडी, जैसे हमने कहा कि ऑल एक्टिविटीज का ये हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का आधार हमारा आरोग्य है। एंड वन कैन अचीव मैनी मॉर्टल एंड इमॉर्टल गेन फ्रॉम द हेल्दी बॉडी। दिस बॉडी का मतलब नहीं, यदि हमारा बीमार शरीर है और आपसे कहें कि भाई कौन बनेगा करोड़पति में, पहुंच के आपको 5 करोड़ का इनाम मिल रहा है, उसमें बैठने लायक ही नहीं होंगे तो क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारे उसी के अधीन। एंड इन अनदर रेफरेंस इट इज सेड दैट द ह्यूमन बॉडी इज द सीट ऑफ डिजीज। क्या कहते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम। क्या कहते हैं दूसरा, एक तो कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का आधार आरोग्य है और शरीर क्या है, व्याधि का मंदिर है। तो व्याधि का मंदिर कैसे है, उसमें फिर ये गड़बड़ हो गई। तो कैन एनी इंडिविजुअल बी एबल टू गेट एनी गेन फ्रॉम द इल हेल्थ, कोई पा सकता है तो नहीं पा सकता। इज देयर इज एनी मीन्स टू कीप द बॉडी हेल्दी, कुछ ऐसा साधन है जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इन आंसर टू दीज क्वेश्चंस वी कैन से यस, एंड विद द नॉलेज ऑफ मर्मा वन कैन से वन कैन अचीव इट। इसके मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू एक्सेस द गुड हेल्थ विद द हेल्प ऑफ मर्मा साइंस। एंड क्या मर्म क्या है,
हम मर्म मर्म कह रहे हैं कि what is the meaning of मर्म? According to the Ayurvedic text, the marmas are the points when get injured may be fatal or the life threatening. यदि आपने देखा होगा, कभी आपने अंगुली मार का नाम सुना होगा, आपने कनपटी मार का नाम सुना है? कनपटी पे मार के वो टेम्पल्स पे मार के वो आदमी को मार देता था। एक जो लवन वैली की एक सर्जरी की बुक है, बच्चे जानेंगे, उसमें एक इटली के या किसी एक क्रिमिनल का रेफरेंस आता है कि वो क्या करता था, बीच की उंगलियों में एक नेल फंसाता था और वो सब कोस्टल लेफ्ट सब कोस्टल मार्जिन पे मार के स्क्रीन फाड़ देता था। कुछ नहीं करता था, वो सीधे सब कोस्टल मार्जिन पे स्क्रीन फाड़ देता। तो ऐसी चीजें जो होती है, जो वाइटल पार्ट होते हैं, जिनमें चोट लगने से डेथ हो सकती है, वो क्या करते हैं, वो मर्म कहलाते हैं। तो उसको आयुर्वेदिक डेफिनेशन में कहा कि मार्यंतीति मर्माणि, मार्यंतीति मर्माणि। रावण was killed by an arrow pierced in umbilicus by Lord Ram। कैसे? मार्यंतीति मर्माणि का मतलब नाभि में तीर लगने के बाद रावण की मृत्यु होती है। तो इसका मतलब क्या, ये वाइटल पार्ट था, उस पर उसकी डेथ हुई। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट was crucified by nailing over the cross and these were the important vital parts। उसको न तो जहर दिया गया उनको, जीसस क्राइस्ट को, ना हैंग किया गया, सिर्फ नेलिंग was done and these very important parts are very vital and मर्मा are not superficial landmark। यदि हम कहें कि भाई मर्म कोई सुपरफिशियल कोई ऐसी चीज है कि जो यहाँ पे मर्म, हम इसको कहें कि यहाँ पे एक मर्म है, सुपरफिशियल लैंडमार्क नहीं। दे आर सिटेड इंपॉर्टेंट फिजियो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स है और उनको जानने के लिए आपको चाहिए कि थोड़ी बहुत एनाटॉमी हम यदि इसकी, जैसे यदि किसी एक पैकेट के अंदर इट इज टोटली कवर्ड, तो हमें उसके अंदर का पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर किताब भी हो सकती है, उसके अंदर घास भी हो सकती है, उसमें फल भी हो सकते हैं। तो आप जब तक, तो आपको कुछ पता नहीं, तो आपको जानना चाहिए कि ये मर्म है, तो इस मर्म के नीचे क्या है। तो जस्ट यू हैव टू नो सम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। तो बिफोर डूइंग द मर्म थेरेपी यू शुड अवेयर ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बिलो दैट पर्टिकुलर मर्मा पॉइंट। तो थोड़ी बहुत एनाटॉमी या थोड़ी बहुत उसकी इंपॉर्टेंस आपको आनी चाहिए कि कैसे ये होती है। तो ये 107 मर्मा पॉइंट्स आर सिचुएटेड ओवर द ह्यूमन बॉडी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बिलो द मर्मा पॉइंट। स्किन के सीधे नीचे सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मांस। रक्त तो बीच में होता है, मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, स्किन के नीचे सीधे जब हम कर रहे हैं तो ये हमारी मस्कुलेचर इज देयर। So you have to know which muscles you are going to press it, which nerve you are going to compress, which part of the ligament is you are going to stimulate, which bone is under your pressure। ये सारी की सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है कि इसमें हम कोई ऐसा सहला दे, इसको मल दे, बिकॉज दे आर वेरी टेंडर एंड दे आर लाइफ थ्रेटनिंग। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कि दे में भी लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एंड you have to keep it. In ancient time it was a hidden science and only king and warriors knew it। जो राजा होता था, जो युद्ध में जाते थे, वही इसको जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई किस जगह पे तीर मारेंगे तो आदमी जल्दी मरेगा। ठीक, नहीं तो मारते रहिए आप उसकी किसी की टांग में। आज भी हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ है, कहां कहां बांधी जाती है? पैरों से नहीं बांधे जाते बुलेट प्रूफ, चेस्ट एंड हेड, ठीक है, सिर पे ही, और यही तो बांधते बुलेट प्रूफ। क्यों? पीठ में भी नहीं बांधते लोग यूजुअली, जैकेट में फ्रंट पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इन एंशिएंट टाइम इट वाज ए हिडन साइन एंड ओनली द किंग एंड द वॉरियर न्यू इट। जैसे हमने आपको बताया कि भीष्म पितामह के शरीर में तीर ही तीर मार दिए थे अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन को पता था कि किस जगह पे मारने से मृत्यु हो सकती है और किस जगह पे मारने से मृत्यु नहीं हो सकती। तो अपने गुरु को कोई नहीं मारता। गुरु को क्यों मारा उन्होंने? कि वो कौरवों के साथ उनकी सेना को लीड न करें, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने किस किस स्थान पे मारा? कि जो नॉन वाइटल पार्ट,
कि लगे तो रहे तीर, लेकिन उस बहाने वो मरे नहीं। तो इसलिए वो मरे नहीं क्योंकि सारे शरीर में तीर लगने के बाद भी डेथ नहीं हुई। हम भी देखते हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की 36 हड्डियां टूटती है, किसी की 10 हड्डियां टूटती है, 20 हड्डियां टूटती है, आदमी मरता नहीं। और कई बार क्या होता है, किसी की ओपन इंजरी कुछ भी नहीं होती, छोटी सी चीज ब्रेन में चोट लगती है, खत्म हो जाता है, या पेट में खत्म हो जाता है, बाहर से देयर इज नो कंट्यूजन, नो एनी आउटसाइड, नो इंजरी, वुंड इज नॉट देयर, बट पेशेंट डाइज। क्योंकि ये वाइटलिटी जो होती है डिपेंड्स ऑन द मर्मा पॉइंट। एंड why it was hidden science to reply this question, it is important to know what is marma, what marma is, क्यों इसको छिपाया गया, क्यों इसको गुप्त रखा गया, इसके लिए भी कारण, क्योंकि इसका दुरुपयोग यदि कर सकते, यदि हमें किसी मर्म पता चल गया कि इसके करने से ये होता है, इसके लगने से चोट होती है, हम किसी को दबा दें, आदमी मर जाए, पता भी न चले कि क्यों। आपने कभी देखा पुलिस वाले लाठी कहां पे मारते हैं? पैरों पे नहीं, हमने पूछा है नहीं, यहां नहीं, पैर के तलवे पे मारते हैं, पिक्चरों में भी मारते हैं और वैसे भी मारते हैं। हमने कई पुलिस वालों से पूछा, कई अधिकारियों से पूछा, हमने कहा आप हम लोगों से बड़े मर्म विज्ञानी, कहते हैं इससे चोट लगती है तो बहुत ज्यादा सिर में, मतलब एकदम तेज, बहुत तेज लगती है। तो ये जो मर्म होते हैं, अकॉर्डिंग टू मेडिकल डेफिनेशन, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर वेरी वल्नरेबल टू ट्रॉमा इज नोन एज मर्मा। ठीक है, जो आघात के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिन पे छोटी सी भी चोट लगती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनको हम क्या कहते हैं? मर्मा कहते हैं। और एनी ट्रॉमा टू दीज प्लेसेस मे लीड टू डेथ और एनी अदर कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन। यदि इसमें चोट लगेगी तो चोट लगी, हाथ बिल्कुल ठीक है और हाथ ठीक है लेकिन उसका फंक्शन नहीं हो रहा, हाथ लटक गया, एनाटॉमिकली इट इज ऑल राइट। यदि हम हाथ देखें तो कहीं ना कोई हाथ की हड्डी टूटी है, ना कहीं कोई दिक्कत है, बट देयर इज, यदि यहां से रेडियल नर्व कट गई तो रिस्ट ड्रॉप इज देयर, फुट ड्रॉप इज देयर, पैर लटक गया लेकिन पैर ठीक है बिल्कुल, उसमें पैर में कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन इफेक्ट हो सकता है एंड समटाइम्स द एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो चेंज। जैसे किसी का हाथ मुड़ गया, ऐसे तुच्छा होगा, अभी हमने दिखाया था हाथ मुड़ सकता है, हाथ छोटा हो सकता है, हाथ में कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, तो एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन में फर्क हो सकता है। ये देख सकते हैं कितना पावरफुल मस्कुलेचर दिख रहा है, बट पेशेंट इज अनएबल टू लिफ्ट द हैंड। फिजियोलॉजिकली वो हाथ नहीं उठा सकता, उसमें दिक्कत। इसमें क्या है, एनाटॉमिकली जस्ट यू कैन सी द एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी हो गई। ठीक, ये फ्लेक्शन होता है, ये क्या होता है, एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी हो गई, हाथ को वो ऐसे नहीं कर सकते, ये कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है। और ये सूख गया, हाथ देखते सूख गया, ये ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी में। तो ये एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन में फर्क हो सकता है या फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में फर्क हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती है। एंड दीज मर्माज आर मेंशन्ड एंड डिस्कस्ड इन सुश्रुत संहिता एज एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट। जितने भी हमारे विद्यार्थी को पता चलेगा कि सुश्रुत के जो शारीरिक स्थान है उसमें मर्म निर्देश या अध्याय, छठा अध्याय, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन, बट दे आर कंसीडर्ड एज एनाटॉमिकल कंसिडरेशन में है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये लिखा है कि द पार्ट विच आर नॉट नैरेटेड इन सुश्रुत संहिता शारीरिक स्थान, दे आर कंसीडर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ द मर्मा पॉइंट। उन महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन जो किसी दूसरी जगह वर्णित नहीं है, उनको कहां किया गया, उनको मर्म निर्देश अध्याय में कर दिया गया। एंड in the chapter of self marma therapy, just I want to quote the commentary of Dr. Ghanekar. The definition of marma is discussed in different texts in as vital organs. उन्होंने लिखा है कि भाई ये महत्वपूर्ण मर्म बिंदु है, इनको विभिन्न टेक्स्ट में वाइटल ऑर्गन्स कहा गया। And in practice it is also apparent that trauma to these vital parts may lead to death. उन्होंने कहा कि ये भी apparent है कि भाई हम यदि इन पे कोई चोट लगती है तो आदमी की डेथ होती है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू इन रेफरेंस टू द हार्ट एंड ब्रेन। ये हार्ट और ब्रेन में यदि चोट लगेगी तो क्या है, डेथ हो जाती है, तो ये ट्रूथ है। एंड ट्रॉमा टू दिस पार्ट में लीड टू लॉस ऑफ वाइटलिटी। लॉस ऑफ वाइटलिटी का मतलब यदि किसी में डिसएस्टाइज हो जाए, इसमें एनेस्थीसिया पैदा हो जाए, हाइपरेस्थीसिया हो जाए, एंड टू दिस पार्ट आर नोन एज वाइटल पार्ट, उन्होंने ये कहा। बट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट
उन्होंने कहा कि भाई ये हार्ट है और ये ब्रेन के रिफरेंस में बात की, ये हार्ट का सर्कुलेशन है, हार्ट एंड ब्रेन, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड is important part of Ayurvedic anatomy. There is no doubt that there is no proper assessment of the importance of these points. Dr. Ghanekar, he was basically MBBS and after that he has completed the Ayurvedacharya. उसके बाद उन्होंने सुश्रुत की टीका लिखी, ही वॉज बहुत बड़े एनाटॉमिस्ट थे और उन्होंने सुश्रुत की टीका में ये असेसमेंट किया, देयर इज नो डाउट that there is no proper assessment of these the importance of these points in points की importance का assessment ही नहीं है हमको कि क्या हो सकता है, कि कैसे how they are important, how they are beneficial, उसका कोई assessment नहीं है. तो इस चीज को उन्होंने अपने लिखा, but there is a very descriptive discussion of many body parts available in these chapters which are not discussed earlier. इसमें कौन से organs को लिखा जो दूसरे chapters में discuss नहीं किए, and they have enumerated in one chapter, और उसमें उन्होंने only the anatomical consideration के साथ लिखा. It is my translation from Bhaskar Ghanekar commentary on Sushruta Samhita की commentary में what they have written, I have quoted the same thing. And Marma science is discussed in Sushruta Samhita in reference to anatomical considerations of our body. These are the source of energy. इससे एनर्जी के सोर्स है, एंड सो दे शुड बी प्रोटेक्टेड वेरी वेल ड्यूरिंग एनी सर्जिकल इंटरवेंशन और प्रोसीजर. जब भी आप लोग देखते हैं कि पहले जब भी हम लोग बाहर निकलते थे तो क्या था, एक नियम था कि सिर पे पगड़ी, रिमेनिंग फिंगर्स को हटा दिया, वेर इट टचेज इट इज तल हृदय मर्म. इसको दूसरे ढंग से आप देख सकते हैं, एक लाइन ऐसे खींचिए, यहां से यहां तक की दूरी 6 अंगुल है, तो 4 अंगुल ये, 2 अंगुल ये, तो 3 के बीच में यहां पे सेम प्लेसेस है. तो ये क्या है, ये भी 3 अंगुली के पास, ये यहां से लेके यहां तक 6, ये थोड़ा सा इधर आ गया. दिस इज द पॉइंट. यदि ये ऐसे भी वहीं पे आएगा और ऐसे भी वहीं पे आएगा, ये तल हृदय मर्म, इसको क्या कहते हैं, तल हृदय मर्म. ये इसको और क्लियर जस्ट यू कैन सी, ये इसके परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं, इसकी ये जो तला है ये मेरी उंगली से ज्यादा है, ठीक है, तो क्योंकि इसकी उंगली मेरे से चौड़ी है. ये तो यहां से लेके यहां तक क्या है 6 अंगुल, और पैर में यहां से लेके देखो, पैर ऊपर करो, बैठ जाओ इसमें पर, नहीं बैठ यहां से लेके यहां तक की दूरी 12, 4 मेरे से नहीं होगी, मेरे से तो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है. ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 12 अंगुल. तो ऐसे जैसे वो पॉइंट हमने बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर, इसके बीच नीचे यदि एक हम लाइन डालें, और 4, 2, 6, just we can see just you can see दिख रहा है आपको उस पे स्क्रीन पे, जस्ट यू कैन सी ऑन स्क्रीन. तो ये यहां पे आपने परपेंडिकुलर लाइन डाली, ये इसको डिवाइड किया, ये 12 अंगुल का होता, और इस 30वीं अंगुल के नीचे इसको तल हृदय मर्म कहते हैं. इसकी एक खासियत है, आप यदि पांव का निशान पानी में गीला होता ना पैर, और यदि आप फर्श पे उसका निशान रखते तो जो हिस्सा कटा हुआ होता उस हिस्से में होता है. इट इज नॉट गोइंग टू टच ऑन अर्थ डायरेक्टली, ठीक है, वो कटिंग पार्ट पे होता है. तो इसको आप देख सकते हैं कि ये इस हिस्से पे है, और इट इज एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, इतना हिस्सा ये जमीन पे लगता है, ठीक है. तो जो कटिंग पार्ट पे है, ये रेगुलर टच नहीं होता, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इसको तल हृदय मर्म का. तो तल हृदय मर्म का है, पैर में है, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में 4 होते हैं.
आपने देखा कभी गाड़ी खरीदते हैं तो क्या स्टेपनी कितनी मिलती है? स्टेपनी कितनी होती है? यदि आपने कमीज सिलाई तो दर्जी कितने बटन लगाता है, बताता है? 2। ठीक, भगवान ने क्या किया? 4 दिए। क्यों दिए? यदि हमारा एक पैर खत्म हो गया, दूसरा हाथ खत्म हो गया, तो कम से कम एक से बेनिफिट मिल जाए, तो इसलिए उसका उपकार है हम पे। एक दे सकता था, लेकिन उसने 4 दिए, तो हमें उसको धन्यवाद करना है कि भाई ये 4 मर्म आपने दिए, तो चारों की सहायता से हम उसको वही उपयोग कर सकते हैं। तो एक दूसरे पैर में, हाथ में, और एक दूसरे में। इसी ढंग से ये देखिए, हाथ में आपने है तो समझ दे ऐसे मुड़ो और दूसरा खोल दो और दूसरी उंगली को। दीज आर द 2 टेक्निक्स। 2 विधियां हैं इसको जानने की। एट द सेम साइड यू आर गेटिंग। ठीक है, ऐसे यदि हम करेंगे तो बीच की उंगली जहां पे जाएगी उसको पकड़ सकते, क्योंकि 24 घंटे तो आप इसको नाप नहीं सकते। तो ये यूजुअल वे में क्या, आप उंगली को ऐसे मोड़िए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू आर हैविंग द आर्थराइटिस, यदि आपकी उंगलियों में तकलीफ है, आर्थराइटिस है, रिमेटेड आर्थराइटिस, तब दिक्कत हो सकती है, तब उसमें दिक्कत हो सकती है। तब आप उसको ऐसे नाप लीजिए, और अन्यथा उसको आप कैसे कर लीजिए, मोड़ के कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपने कभी देखा होगा। एक बच्चे की जुराब कभी खरीदनी होती, गए कभी खरीदने? बच्चे की जुराब खरीदने गए कभी? When you are buying socks of a child, तो कैसे करते हैं? द मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेजरमेंट है वो हमारी अंगूठे से लेकर यहां तक की दूरी का है। 12 अंगुल से ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है? ये 12 अंगुल होती है। हमारे यहां से यहां तक की उंगली कितनी होती है? 12। नाप लीजिए अपना, मैं आपको कुछ मेजरमेंट बता रहा हूं। नाप लीजिए, 4 अंगुल होती है। नाप लीजिए, कान नाप लीजिए, 4 अंगुल होता। मुंह नाप लीजिए, 4 अंगुल होता। ठीक, हाथ को ऐसे लगाएंगे तो जस्ट यू कैन होल्ड इट। 5 साल से कम का बच्चा इसको ऐसे नहीं पकड़ सकता। 5 साल से कम का बच्चा इसको ऐसे नहीं पकड़ सकता। पहले सर्टिफिकेशन होता नहीं था, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देते थे, ठीक, होते ही नहीं थे बर्थ सर्टिफिकेट। तो एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, गुरुजी क्या कहते थे, सारे बच्चों को लाइन में लगाते थे, कहते थे होल्ड योर ईयर विद अनदर हैंड। जो बच्चे इसको पकड़ लेते थे उनका एडमिशन हो जाता था, जो बच्चे नहीं पकड़ सकते थे वो अगले साल आए। ठीक है, ये सेल्फ मेजरमेंट। हमारी इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है? यहां से लेके यहां तक 3.5 व्याम। कितनी होती है? 3.5 व्याम। लगभग ये 6-6.5 फीट की लेंथ होती है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि यहां से यहां तक की लंबाई हमारी पूरी लंबाई के बराबर होती है। कितनी होती है? यहां से यहां तक की लंबाई हमारी लंबाई कितनी होती है? 84 अंगुल। कितनी होती है? यदि हम ऐसे करेंगे तो कितनी होती है? 120 अंगुल। कुछ 96 अंगुल भी होता है। 84 से 96 अंगुल। कुछ लोग कहते हैं कि 84 96 अंगुल होती है, कुछ ऐसे करने से 120 अंगुल होती है। बट इट इज इन बिटवीन द 84 फिंगर्स टू 120 फिंगर्स। ठीक, ये चीज होती है। ये सारे के सारे मेजरमेंट। हमारी आंख का जो वो होता है, यहां से लेकर यहां तक के बराबर है हमारी स्क्लेरा होती है। आई बॉल का जो एंटीरियर डायमीटर होता है वो इतना होता है। ये सारी की सारी चीजें मेजर्ड है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो मर्म स्थान भी अंगुलों के आधार पे है। हमारा दिल कितना बड़ा होता है? मुट्ठी के बराबर। कितनी बराबर होता है? 1 मुट्ठी के बराबर। तो दिल मुट्ठी के बराबर होता है। इसका भी उपयोग हम बताएंगे कि दिल मुट्ठी के बराबर क्यों होता। ठीक है, दिल मुट्ठी के बराबर। मुट्ठी का साइज कितना होता है? हमारे हथेली के बराबर। मुट्ठी कितनी बड़ी होती है? हमारी हथेली के बराबर होती है। ये साइज और मुट्ठी का साइज हथेली के साइज, यदि हम इसकी लेंथ और विड्थ देखें तो ये हथेली के बराबर। तो सारी की सारी ये चीजें मेजर्ड। जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो क्या करते हैं? कुछ दवाई नहीं, कोई रास्ते में कोई
बेहोश हो गए, पानी पिलाते हैं, हाथ क्या करते हैं, क्यों बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। ये कितना एरिया है बेटे? हमने बताया 6 अंगुल का एरिया, पूरा यहां से लेके यहां तक मलो, खूब पैर पूरी टांग मलो, तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा। वाई दिस स्मॉलर पार्ट? हथेली, हथेली बोलते हैं, उंगली भी नहीं बोलते, हथेली, बिकॉज द तल हृदय इज प्रेजेंट ओवर दिस पार्ट। तल हृदय मर्म को उत्प्रेरित करने के लिए करते हैं, हमें पता नहीं, लेकिन रगड़ते हैं तो उससे फायदा होता है। और यदि आपको पता है कि तल हृदय कोई बेहोश हो जाएगा तो क्या करना, इमीडिएट तल हृदय मरेंगे तो ठीक हो जाएगा। तल हृदय इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द ब्रेन एंड द हार्ट। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, दोनों चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द सीजर डिसऑर्डर। जिनको मिर्गी आती है, दौरे पड़ते हैं, उनमें बहुत फायदा करता है। सीजर डिसऑर्डर्स में बहुत फायदा करता है। सीजर डिसऑर्डर्स में फायदा कर सकता है, हाइपरटेंशन में फायदा करता है, हाइपोटेंशन में फायदा करता है, जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसमें फायदा करता है। इफ इट इज हाई ब्लड प्रेशर इज देयर, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। और जो डॉक्टर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप मरीज को देख रहे हैं, कोई मरीज आपके पास आया और आपने उसका ब्लड प्रेशर लिया एंड इट इज हाई, तो क्या करना है, उसको लिटा दीजिए, ब्लड प्रेशर का कप बांधे रखिए, उसकी इन 2 तल हृदय को अच्छे ढंग से 15-20 बार दबाइए। उसकी टेक्निक हम अभी बताएंगे, अभी तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं। ये तल हृदय मर्म को आपने दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, 15-20-25 बार, 30 बार इसको दबाइए दोनों तरफ, फिर ब्लड प्रेशर नाप के देखिए एंड जस्ट यू कैन डिफ्रेंशिएट। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना ब्लड प्रेशर इसके दबाने से कम होता है। यदि आप सबलिंगुअल निफेडेपिन की टैबलेट रखते या कोई और दूसरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते, उससे कितनी देर में फायदा होता, क्योंकि जब वो घुलता तब उसका फायदा होता, लेकिन ये इट गिव्स रिस्पॉन्स विद इन कपल ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं इट इज ए प्री इमरजेंसी मेडिकेशन, प्री इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। तो इतना फायदा करती है। तो इसको ब्लड प्रेशर के लिए, तो ये किन चीजों के लिए हो गई? ब्लड प्रेशर के लिए हो गई, कोई बेहोश होता है तो उसके लिए हो गई, किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसके लिए हो गई, किसी को हिस्टीरिया होता है तो उसके लिए हो गई, इन केस ऑफ इंसोम्निया उसके लिए हो गई, नींद आती है तो उसके लिए हो गई, किसी को ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, उम्र के हिसाब से डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए हो गए। ये इट इज द बेस्ट पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम तल हृदय कहते हैं। तल हृदय क्यों? इसमें हमने आपको 2 चीजें दिखाई, जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस दिया एंड हमने भगवान लॉर्ड कृष्ण का दिया। तो इट इज द तल हृदय मर्म। हैव यू अंडरस्टैंड? ईच एंड एवरीबडी, डू यू नो वेयर इज